मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इस पेपर की पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है। सेकंड यूनिट में हम प्रोडक्टिविटी पूरी कर चुके हैं। आज हम प्रोडक्टिविटी के मापन के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने पहले बात की थी, जिसमें हमने बताया किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राथमिक उत्पादक, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी कम्युनिटी, किसी भी इकोसिस्टम की आधारभूत आवश्यकता है। यदि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उस इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कम होगा और वह ऊर्जा के कम प्रवाह के कारण इकोसिस्टम सस्टेन नहीं करेगा या जीवित नहीं रहेगा। इसलिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम को लगातार रन करने के लिए, उसको लगातार सतत रूप से बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट बायोमास, इसके बारे में हम इनकी डेफिनेशंस, इनके सूत्र हम सब पीछे पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्राथमिक उत्पादकता के मापन के बारे में। हम किसी भी इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका मापन किस प्रकार कर सकते हैं। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न विधियों का उपयोग किया गया इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ज्ञात करने के लिए, इसके मापन के लिए। कुछ विधियां, क्योंकि ये थ्योरेटिकल मामला है, इसलिए इसमें अधिक नोट्स आपको मैं नहीं दे पाऊंगा, समझाने की कोशिश करता हूं। पहली विधि आती है हमारे पास में हार्वेस्ट या खड़ी फसल विधि। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने बताया कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उत्पादक के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में व प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह नेट प्रोडक्शन मानते हैं। इसलिए जब हम किसी भी क्षेत्र में, खेत में कोई फसल उगाने लगते हैं, इस विधि का उपयोग कल्टीवेटेड क्रॉप्स या कृषि फसलों के लिए किया जाता है। कृषि फसलों में बीज बोते समय उत्पादकता को शून्य माना जाता है, क्योंकि इस समय किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्राथमिक उत्पादन नहीं है। इसलिए बीज बोते समय उत्पादकता को शून्य मान लिया जाता है और उसके पश्चात धीरे धीरे फसल बढ़ती है और जब फसल काटने के समय अधिकतम पर पहुंच जाती है, इसको हम अधिकतम प्रोडक्टिविटी मानते हैं। इस विधि से उत्पादकता को ज्ञात करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत में से या उस क्षेत्र में से जहां कृषि की जा रही है, किसी प्रकार का कोई कीट यानी कि इंसेक्ट या अन्य कोई जंतु जो उस पर निर्भर है, वह वहाँ से हटने न पाए, उसको हम साथ में ही काउंट करेंगे। फसल को काटकर, सुखाकर उसके जैव भार की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है, बायोमास उसका ज्ञात कर लिया जाता है और उस बायोमास को टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मान लिया जाता है।
यह विधि, क्योंकि इस विधि में कुछ फसल उगते समय नुकसान हो रहा है, कुछ कीट है जो उड़ के चले जाते हैं, पक्षी जो हैं चुग के चले जाते हैं, या कोई जंतु इसको खा करके उस स्थान से चला जाता है, इसलिए यह विधि अधिक सटीक नहीं मानी जाती, एक्यूरेट नहीं मानी जाती। दूसरा, इस विधि का उपयोग सिर्फ कृषि क्षेत्र में या क्रॉप प्लांट्स के लिए ही किया जाता है, इसलिए इस विधि को सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं माना जाता। साथ ही साथ अन्य प्रकार के इकोसिस्टम जैसे जलीय इकोसिस्टम या वन इकोसिस्टम, उनमें इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इस विधि का उपयोग कम होता है। दूसरी विधि आती है हमारे पास में, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन मापन विधि, ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड। यह विधि इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपयोग से पर्णहरित व प्रकाश, क्लोरोफिल व लाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है और ऑक्सीजन एक बायो प्रोडक्ट के रूप में निर्गमित होती है, बाहर निकलती है, निष्कासित होती है। इस विधि के अनुसार यदि हम उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लें जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बाहर निकली है, तो हम उस इकोसिस्टम के प्राइमरी प्रोडक्शन का, प्राथमिक उत्पादन का अंदाज़ा लगा सकते हैं या उसकी गणना कर सकते हैं। यह विधि गार्डनर व ग्रान के द्वारा दी गई और इस विधि को गार्डनर व ग्रान मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में 3 खाली बोतल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे लाइट एंड डार्क मेथड ऑफ 3 बोटल्स भी कहा जाता है। अब होता क्या है इस विधि में? इस विधि में 3 बोतलों का मुख्यतः यह विधि जो है, ऑक्सीजन मापन की विधि जो है, यह भी, इसकी भी लिमिटेशन है और यह विधि भी जलीय इकोसिस्टम जो है उसमें प्राइमरी प्रोडक्शन के अनुमान के लिए इससे भी इतना सटीक गणना या कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इससे उस पहले वाली विधि से अधिक मात्रा में सटीकता प्राप्त की जा सकती है। 3 बोतल का उपयोग किया जाता है। पहली बोतल प्रारंभिक या इनिशियल बोतल कहलाती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरी बोतल में हम सफ़ेद रंग का पेंट कर देते हैं, जिसे हम वाइट बोतल कहते हैं, और तीसरी बोतल को हम काला कर देते हैं, जिसे ब्लैक बोतल कहते हैं। अब काली बोतल का उपयोग ये है कि उसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और सिर्फ उसमें रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग ही हो पाएगा, ऑक्सीजन निर्गमित नहीं हो पाएगी। अब जिस भी इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हमने प्राइमरी प्रोडक्शन को ज्ञात करना है, उस तंत्र में इन तीनों बोतल को उस तंत्र के जल से भर ली जाती है और कुछ समय तक उस तंत्र में इन तीनों बोतल्स को लटकाए रखा जाता है। जब प्रथम बोतल के जल से ऑक्सीजन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, सबसे पहले जो पहली बोतल है, जो ट्रांसपेरेंट बोतल है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन दोनों चल रहे हैं, उससे उस जल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज्ञात किया जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास में जो प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न हुई और रेस्पिरेशन में उपयोग में हुई, तो नेट ऑक्सीजन हमें पता लग जाएगी कि इस जलीय तंत्र में कितनी ऑक्सीजन है। अब उसके बाद में सफ़ेद बोतल से ऑक्सीजन की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। ऐसा माना जाता है
कि सफ़ेद बोतल में प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जबकि काली बोतल में प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से बंद हो जाने के कारण वहाँ पर सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ही चल रही है, श्वसन की क्रिया ही चल रही है। अतः ऑक्सीजन की मात्रा में वहाँ पर कमी होगी। इस प्रकार तीनों बोतल के ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद उनके डिफरेंस से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस इकोसिस्टम में कितनी मात्रा में प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये दूसरी विधि हो गई ऑक्सीजन मापन विधि। इसी प्रकार से तीसरी विधि आती है हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड विधि। कार्बन डाइऑक्साइड विधि में भी इसी प्रकार से ये जो पहले ऑक्सीजन मापन विधि थी, यह विधि हमने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र वाटर इकोसिस्टम के लिए उपयोग में ली, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड विधि जो है हम स्थलीय इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए काम में लेते हैं। इसमें हम बोतल के स्थान पर 3 कांच के बड़े कोष्ठक बना लेते हैं और उन तीनों कोष्ठक में एक की दीवारें ट्रांसपेरेंट होती है, दूसरे की दीवार जो है काली कर दी जाती है और तीसरे कोष्ठक में कोई भी प्लांट नहीं रखा जाता। अब इन तीनों कोष्ठक में 2 छिद्र होते हैं, एक से वायु प्रवेश करती है और एक से वायु बाहर निकलती है। जो वायु बाहर निकल रही है उस वायु को बेरियम हाइड्रोक्साइड के घोल में से गुजारा जाता है। क्यों? क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड उस वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। जब उस अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड को 0.1 N हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में टाइट्रेट किया जाएगा, अनुमापन किया जाएगा, तो उसमें उस वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार तीनों कोष्ठक से निकलने वाली वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज्ञात कर हम ये बता सकते हैं कि इस इकोसिस्टम में कितनी मात्रा में प्राथमिक उत्पादकता चल रही है। उस कोष्ठक के क्षेत्र से उस पूरे इकोसिस्टम के क्षेत्रफल को का गुणन कर दिया जाता है और उस हिसाब से हम उसकी प्राथमिक उत्पादकता का ज्ञान कर सकते हैं। तीसरा मेथड आता है हमारे पास में, जिसे हम कहते हैं चौथा मेथड, जिसे हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप मेथड। यह जलीय पादपों की उत्पादकता को ज्ञात करने के लिए अति संवेदनशील मोस्ट सेंसिटिव मेथड है। इस मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड के रेडियो समस्थानिक C14 रेडियो आइसोटोप C14 युक्त सोडियम बाइकार्बोनेट को 2 पृथक पृथक काली सफ़ेद फाइटोप्लैंक्टन से युक्त बोतल में लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो छोटे पादप हैं उनको किसी बोतल में रखा और उस बोतल में सोडियम बाइकार्बोनेट रखा, जिसमें जो कार्बन है वो रेडियो समस्थानिक है। कुछ समय पश्चात रेडियो समस्थानिक कार्बन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उस कार्बोहाइड्रेट में स्थापित हो जाता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे कार्बन की आवश्यकता होगी, वो कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त होगा और वो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा जो रेडियो आइसोटॉपिक कार्बन है वो पादप में चला जाता है। अब कुछ समय पश्चात एक निश्चित समय के बाद हम उन बॉटल्स के नमूनों को बाहर निकाल लेते हैं, उन बॉटल्स में से प्लांट के नमूनों को, और उन प्लांट के नमूनों को जब हम गीगर काउंटर से, जो कि एक रेडियो समस्थानिक को ज्ञात करने का उपकरण है, अगर गीगर काउंटर से जब इसकी स्थिरता देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितनी मात्रा में रेडियो समस्थानिक कार्बन जो है वो स्थापित किया गया है या फिक्स किया गया है। तो इस प्रकार से हम उस जलीय इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को कार्बन के फिक्सेशन को ज्ञात कर हम उस क्षेत्र के प्राथमिक उत्पादन को ज्ञात कर सकते हैं, कितनी मात्रा में प्राथमिक उत्पादन हुआ है।
उसके बाद में एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक प्रकार का उपकरण है जिसमें ऊर्जा का मापन किया जाता है। किसी भी पदार्थ के ड्राइड सूखे हुए सैंपल को रखकर उस कैलोरीमीटर में उसको जलाया जाता है और उससे द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन की मात्रा को ज्ञात कर हम ये बता सकते हैं कि इस पदार्थ में कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है और कितनी मात्रा में इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो यह बॉम्ब कैलोरीमीटर एक रासायनिक प्रक्रिया है और उस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उस पदार्थ में उपस्थित कार्बन व ऑक्सीजन की मात्रा को कैलकुलेट कर हम किसी एक क्षेत्र के प्राथमिक उत्पादन का ज्ञान कर सकते हैं। तो यह एक मेथड हो गया। और छठा मेथड जो है जिसको हमने नाम दिया पर्णहरित मूल्यांकन विधि, क्लोरोफिल एस्टिमेशन मेथड। इस मेथड में किसी भी पादप के अंदर उपस्थित पर्णहरित की मात्रा से हम उस पादप के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वांगीकरण एसिमिलेशन को ज्ञात कर सकते हैं। हम किसी भी एक पादप के नमूने से पर्णहरित को निकालते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा और इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा इसका प्रकाशीय घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी को हम ज्ञात कर लेते हैं और उसकी सांद्रता से हमें ये पता लग जाता है कि यह पर्णहरित कुल प्रकाश संश्लेषण की किस दर से स्वांगीकरण कर रहा है या एसिमिलेशन कर रहा है और उसके अनुपात से हम उस पादप के द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह एक विधि है जिसे हम पर्णहरित मूल्यांकन विधि कहते हैं। तो विद्यार्थियों यह एक प्रकार का मेथड है जिसमें 6 कुल मेथड हैं, जिनमें इनके अलावा भी 1-2 मेथड हैं लेकिन वे मेथड इतने प्रभावी नहीं हैं जिनके द्वारा हम किसी भी इकोसिस्टम के उत्पादकता को या उसकी प्रोडक्टिविटी को ज्ञात कर सके। चूँकि यह मेथड जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं इसलिए इन्हें आपको पुस्तक से पढ़ना होगा और किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार समझ में न आने पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।